NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे कह रहा है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स कंसीडर पी ऑफ एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। देखिए कह रहा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है और एक कंसीडर करिए सेट पी ऑफ एक्स जो कि सेट एक्स के सारे सबसेट का एक सेट है। तो कह रहा है डिफाइन द रिलेशन आर इन पी ऑफ एक्स एज फॉलोज। तो पी ऑफ एक्स सेट में एक रिलेशन आर को डिफाइन किया है और किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है फोर सबसेट ए कॉमा बी इन पी ऑफ एक्स ए आर बी का मतलब ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। तो कह रहा है इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी ऑफ एक्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन आर है वो क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीका से बताएंगे, तो जो आपको सही लगेगा वो आप कर लीजिएगा। यह है आपका फर्स्ट मेथड। देखिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है। तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उस सेट में कुछ एलिमेंट है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए सेट एक्स में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, ये नॉन एम्प्टी सेट एक्स हो गया। फिर इसके बाद बोला कंसीडर पी ऑफ एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। फिर कहा कि एक पी ऑफ एक्स है सेट जो कि सेट एक्स के सारे सबसेट का वो एक सेट है। तो देखिए यहाँ पे सेट एक्स का अगर आप सबसेट लिखिएगा तो इसका सबसेट क्या होगा, यहाँ पे इसका पहले तो हो जाएगा 5, ठीक है, फिर आएगा सेट 1, फिर सेट 2, ये सब क्या है इस सेट का सबसेट है। फिर सेट 3, फिर दो दो को एक साथ लीजिए तो 1, 2, फिर 2, 3, फिर 1, 3, फिर तीनों को एक साथ लीजिए तो 1 2 3। तो ये सब क्या है, सब सबसेट है जो कि इस सेट का सबसेट है। तो यहाँ पे बोला था कि जो पी ऑफ एक्स है वो एक सेट है एक्स के सारे सबसेट का। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स का वैल्यू यही हो जाएगा। ये कैसे निकला आपको आ रहा ना बात समझ में। जैसे यहाँ पे साफ साफ बोला था कि जो पी ऑफ एक्स है वो सेट एक्स के सबसेट का एक सेट है। तो सेट एक्स ये था, इसका सबसेट ये आएगा जो हम लिखे हैं 5 सेट 1 सेट 2 सेट 3, फिर सेट 1 2 सेट 2 3 सेट 1 3 सेट 1 2 3। तो ये सब क्या है सेट एक्स का सबसेट है। तो बोला था कि जो पी ऑफ एक्स है वो सेट एक्स के सारे सबसेट का एक सेट है। तो देखिए पी ऑफ एक्स सारे सबसेट का एक सेट हो गया। इसके बाद रिलेशन को डिफाइन किया है, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए। रिलेशन को डिफाइन किया है सेट पी ऑफ एक्स पे ना, यहाँ पे लिखा है ना डिफाइन द रिलेशन आर इन पी ऑफ एक्स। तो रिलेशन को डिफाइन किया है पी ऑफ एक्स पे, तो पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स। अब किस तरीके से डिफाइन किया है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला है ए रिलेशन बी, यानी ए और बी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। और जहाँ ए और बी कहाँ बिलोंग करेगा, तो ए और बी बिलोंग करेगा पी ऑफ एक्स में। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है फोर सबसेट ए कॉमा बी इन पी ऑफ एक्स। ए और बी कहाँ पे है, पी ऑफ एक्स में है। और ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी। और ए और बी का जो रिलेशन है वो कब बनेगा, मतलब ए और बी एक साथ पेयर में कब रहेगा, जब ए बी का सबसेट होगा। तो हमसे पूछा कि बताइए ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस शो करने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों शो करना होता है। अगर तीनों रहेगा तो इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहता है कि यहाँ जो रिलेशन बनेगा उसमें सेम सेम ऑर्डर पेयर आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ए और बी के फॉर्म में है ना ये ऑर्डर पेयर,
जिसमें किसी को ए किसी को बी मान लीजिए। तो जैसे अगर आप सेट 1 को लेते हैं इससे, तो यहाँ पे जैसे इस तरीके का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। अगर सेट 3 को लेते हैं तो सेट 3 कॉमा सेट 3, इस तरीके का ऑर्डर पेयर अगर बन रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए क्या ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंडीशन था कि ए इज सबसेट ऑफ बी, पहला को ए मानिएगा दूसरा को बी मानिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 इज सबसेट ऑफ 1, जो कि बिल्कुल सही बात है, 1 है जो 1 का सबसेट होगा। उसी प्रकार यहाँ पे आप चेक करिए, सेट 3 इज सबसेट ऑफ सेट 3, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, सेट 3 है जो 3 का सबसेट होगा। यहाँ पे इसको नहीं लिखना है, खाली आपको चेक करना है कि जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट है कि नहीं है। तो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, हमेशा याद रखिएगा, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। जैसे सेट 5 का सबसेट होगा। अगर सेट 1,2 लेते हैं तो ये सेट 1,2 का सबसेट होगा, यानी हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं सो, या फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले हियर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव। इसमें तो किसी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक को। देखिएगा सिमेट्री का कंडीशन क्या कहता है कि यदि ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, यही सिमेट्री का कंडीशन होता है। तो जैसे यहाँ से कोई एक उठा लीजिए, जैसे 2 ले लेते हैं और एक 1,2 ले लेते हैं, ये दोनों को। तो देखिएगा 2 है और एक 1,2 है, इसको हम लोग रखेंगे पेयर में। और भी अगर आपको लेना है तो और भी ले सकते हैं, जैसे 3 ले लीजिए और 1,3 ले लीजिए। अब देखिए ये पहला एलिमेंट ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन था ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 इज सबसेट ऑफ 1,2, क्या 2 है जो सेट 1,2 का सबसेट है? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, तो ये सेट इसका सबसेट होगा। ये 2 है तो 2 इसमें है ना, तो ये इसका सबसेट होगा। अब इसको अपोजिट भी चेक करना है कि बी कॉमा ए भी क्या रिलेशन बिलोंग कर रहा है। तो अगर इसका अपोजिट चेक करिएगा, डेट मीन्स 1,2 इज सबसेट ऑफ 2, तो ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1,2 इस सेट में मौजूद नहीं है, इसमें सिर्फ 2 है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है 1,2। सबसेट का मतलब ही होता है कि इस तरफ के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे एलिमेंट है 1,2 जो कि इसमें नहीं है। तो यहाँ पे ए कॉमा बी तो है इसमें, लेकिन बी कॉमा ए इस रिलेशन में नहीं है। ठीक, अगर इसमें आप जैसे अगर यहाँ पे आप 1,2 और 2 इस तरीके से पेयर बना के लिखिएगा तो ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये जो पेयर है वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। 1,2 से 2 का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। बी कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम लोग एक ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो यहाँ पे हर हाल में ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ट्रांजिटिव यही बोलता है ना कि ए कॉमा बी रिलेशन में है
और बी कॉमा सी रिलेशन में है तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए ए बी और सी, यहाँ पे ए कॉमा बी की जगह ले लीजिए सेट 1 और 1,2। यहाँ पे ए कॉमा बी की जगह ले लेते हैं सेट 1 और सेट 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे देखिए पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है जो कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कंडीशन यही था ना कि पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे सेट 1,2 का सबसेट है। अब देखिएगा बी का मान तो आपका यही रहेगा सेट 1,2, और यहाँ पे जो सी का मान लीजिएगा वो ऐसा लीजिएगा कि उसका सबसेट होना चाहिए। तो बी का मान ये है तो सी का मान आपको ये वाला लेना होगा 1 2 3। यहाँ पे सी की जगह आएगा सेट 1 2 3। देखिए इस तरीके से आपको पुट करना है कि पहला है जो दूसरे का सबसेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 1,2 इस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो अब हमको चेक करना है, यहाँ पे बिलोंग्स टू आर लिख दीजिए। तो क्या यहाँ पे देखिए ये है ए, ये है बी, ये है बी, ये है सी। तो अब हमको देखना है कि क्या सेट ए, सॉरी एलिमेंट ए और ये जो एलिमेंट सी है तो ये क्या इसका सबसेट है। तो यहाँ पे है ए की जगह सेट 1 और सी की जगह सेट 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए ना सेट 1 2 3 का सबसेट नहीं होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 इसमें भी है। तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे जो कंडीशन था ना कि ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तब हर हाल में ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो आप इस कंडीशन के अनुसार ही यहाँ पे वैल्यू को रखिएगा। ऐसा नहीं कि ए कॉमा बी रखें और बी कॉमा सी आप कुछ भी रख दें। जैसे यहाँ पे बी का वैल्यू तो फिक्स था, जो यहाँ पे वहीं यहाँ पे रहेगा, और सी का वैल्यू जैसे आप कुछ भी रख दें, जैसे सेट 3 ले लिए। तो जैसे अगर आप सपोज मान के चलिए कि सी का वैल्यू अगर आप सेट 3 ले लेते तो फिर ये इस कंडीशन को फॉलो यहाँ पे नहीं ना कर पाता। यानी ये जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। कंडीशन तो यही बोला है। तो अगर आप यहाँ पे इसके जगह पे सेट 3 ले लीजिएगा तो ये इसका सबसेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे रखना है सी के मान कि वो इस कंडीशन को क्या करे, फॉलो करे, तभी तो फिर आगे कंडीशन को वो फॉलो कर पाएगा। तो ये ट्रांजिटिव है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं था, और जब सिमेट्रिक नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो आर इज नॉट इक्विवेलेंस। तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से, वहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेके कर लिए थे, यहाँ पे बिना एग्जाम्पल लिए करेंगे। जैसे यहाँ पे जो आपका रिलेशन था वो डिफाइन था सेट पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे पी ऑफ एक्स के बारे में क्या बोला था, पी ऑफ एक्स के बारे में बोला था कि ये सेट है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, इस तरीके से बोला था। और यहाँ पे रिलेशन के बारे में बोला कि रिलेशन ए कॉमा बी के फॉर्म में है, और यहाँ पे कंडीशन दिया था कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और जहाँ ए और बी जो बिलोंग करेगा वो पी ऑफ एक्स में बिलोंग करेगा, इस तरीके से। तो देखिए हमको शो करना था कि रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जैसे यहाँ पे एलिमेंट है सेट पी ऑफ एक्स का एलिमेंट है जो ए कॉमा बी के फॉर्म में है। यहाँ पे बोला ना कि ए कॉमा बी है जो सेट पी ऑफ एक्स में है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम सेम चाहिए, ए रहे या फिर बी बी रहे या सी रहे, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो ए कॉमा ए अगर रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन के अनुसार जैसे बोला कि पहला है जो दूसरे का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ए कॉमा ए है तो ए इज सबसेट ऑफ ए, ये तो बिल्कुल सही बात है। हर एक एलिमेंट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर यहाँ पे बी कॉमा बी भी आप लीजिएगा तो बी इज सबसेट ऑफ बी, सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा विच इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स।
यानी ए का मान अब सेट पी ऑफ एक्स से कोई भी मान यहाँ पे रखिएगा तो ये हर एक मान के लिए क्या होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। और जो कि पीछे एग्जाम्पल लेके भी आपको समझाए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब देखिएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या करता है, जैसे मान लीजिए अगर ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, यहाँ पे फिगर समझ लीजिए। जैसे ए कॉमा बी का मतलब क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, कंडीशन तो यही दिया था ना, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए है जो बी का सबसेट है, तो जब ए बी का सबसेट है तो ए अंदर में रहेगा और बी बाहर में रहेगा, तभी तो ए बी का सबसेट होगा। मतलब सेट बी में सेट ए का सारा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, यानी सेट ए है जो सेट बी के अंदर में रहेगा, तभी तो ए है जो बी का सबसेट होगा। अब बी कॉमा ए का मतलब क्या होगा, बी है जो ए का सबसेट है। अब बताइए बी कभी भी ए का सबसेट होगा, कैसे होगा, ए बी का सबसेट है लेकिन बी यहाँ पे ए का सबसेट नहीं हो पाएगा क्योंकि बी बड़ा है। अरे जैसे आपके पास सेट ए का एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और सेट बी का एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी सेट ए से बड़ा है, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि सेट ए है जो सेट बी का सबसेट है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। लेकिन कोई बोलेगा सेट बी सेट ए का सबसेट है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि ए कॉमा बी तो रिलेशन में बिलोंग करेगा लेकिन बी कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर A is subset of B but B is not subset of A। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव को। तो देखिए ट्रांजिटिव क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो यहाँ पे ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अब देखिए ए कॉमा बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए है जो बी का सबसेट है, कंडीशन तो यही दिया था ना रिलेशन फॉलो होने के लिए। ए कॉमा बी रिलेशन में है, इसका मतलब ए है जो बी का सबसेट है। फिगर से समझिएगा, ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो ए है जो बी का सबसेट है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कह रहा बी कॉमा सी भी रिलेशन में, मतलब बी है जो सी का सबसेट है, तो सी यहाँ पे आएगा, तभी तो बी है जो सी का सबसेट होगा, यानी सेट बी सेट सी में मौजूद है। तो अब आपको देखना है कि क्या सेट ए सेट सी का सबसेट है, ये है सेट ए, ये है सेट सी बाहर वाला, तो बिल्कुल सेट ए है जो सेट सी का सबसेट है क्योंकि सेट ए है जो सेट सी के अंदर ही मौजूद है, तो ये बिल्कुल कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं सो इट इज ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव होगा। तो लेकिन ये इक्विवेलेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं था, तो हम बोल देंगे यहाँ पे हेंस आर इज नॉट इक्विवेलेंस। तो हम आपको दो तरीका से बता दिए, आपको जो तरीका सही लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पे कह रहा है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है तो इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया जो कि इस तरीके से है पी ऑफ एक्स क्रॉस पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल ए कॉमा बी इन पी ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स।
जहाँ पी ऑफ एक्स क्या है तो सेट एक्स का पावर सेट है। तो कह रहा है सो डैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन एंड एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। देखिए यहाँ पे आपको शो करने बोला कि जो x है, यानी इसी सेट x का बात हुआ है कि ये जो x है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, और ये जो x है वो ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट है इन सेट p ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट x था और इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन को कंसीडर किया है, और पी ऑफ एक्स के बारे में क्या बोला है कि ये जो पी ऑफ एक्स है वो पावर सेट है सेट एक्स का। तो यहाँ पे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये जो पी ऑफ एक्स है ये पावर सेट है एक्स का। पावर सेट आपको आता है समझ में? पावर सेट वही होता है जो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिखा रहे थे, किसी सेट के सारे सबसेट के सेट को पावर सेट बोला जाता है, यानी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी सेट के सारे सबसेट के सेट को पावर सेट बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है 1,2, ठीक, कहेगा सेट ए का पावर सेट क्या होगा, यानी पी ऑफ ए क्या होगा। तो आप क्या करिएगा, पी ऑफ ए का जो वैल्यू होगा वो इस सेट के सारे सबसेट का एक सेट हो जाएगा। तो इस सेट का सबसेट क्या क्या बनेगा, एक 5 बन जाएगा, फिर सेट 1, सेट 2, फिर सेट 1,2, इस तरीके से। तो यही हो गया इसका पावर सेट। तो यहाँ पे वही बोला था। इसके बाद देखिए बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है, स्टार पी ऑफ एक्स क्रॉस पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स, और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पे बोला है जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ एक्स में। तो देखिए हमसे प्रूव करने क्या बोला, प्रूव करने बोला कि सो डैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। तो शो करिए ये जो सेट एक्स है वो इस ऑपरेशन के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा प्रूव डैट, अच्छा यहाँ जो बोला कि एक्स है जो इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जो ये सेट एक्स है ये भी तो पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग करेगा। जैसे नहीं आ रहा बात समझ में, जैसे ये मान लीजिए सेट एक्स है, ठीक, जिसका एलिमेंट है 1,2, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए सेट एक्स है जिसका एलिमेंट है 1,2, तो पावर सेट ऑफ एक्स निकालिएगा, यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं, तो पावर सेट ऑफ एक्स निकालिएगा तो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेट 1,2 है यही ना सेट एक्स का मान है, देखिए ध्यान से, सेट एक्स का मान क्या था, सेट 1,2, और सेट 1,2 यहाँ पे भी है। तो वही बोल रहे हैं कि किसी भी सेट का जब आप पावर सेट निकालते हैं तो वो सेट उस पावर सेट में इंक्लूड हो जाता है। जैसे यहाँ पे सेट एक्स का हम पावर सेट निकाले तो ये जो सेट एक्स है वो इस पावर सेट ऑफ एक्स में आ गए, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हम वही बोल रहे हैं जो सेट एक्स है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ एक्स में। बोला है कि सेट एक्स के बारे में कि सेट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, यही आपको प्रूव करना है। सेट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। देखिएगा कैसे प्रूव होगा, पहले आइडेंटिटी का यहाँ पे कंडीशन लिख लीजिए। तो आइडेंटिटी का कंडीशन होता है ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यही होता है इसका कंडीशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एक्स को बोला है कि प्रूव करिए कि ये जो सेट एक्स है वो ही इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम लोग ई की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको साफ साफ बोला है कि यही ना प्रूव करने बोला है कि इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेट एक्स है।
तो ई की जगह एक्स पुट कर देंगे। और जहाँ तक बात है ए का, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो सेट का एलिमेंट है वो कैपिटल ए कैपिटल बी के फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए ना, कैपिटल ए कैपिटल बी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ए की जगह हम कैपिटल ए रख देंगे। तो यहाँ पे रखिए कैपिटल ए स्टार और ई की जगह सेट एक्स, यहाँ पर भी, और ई की जगह सेट एक्स स्टार ए। और यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग LHS को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार एक्स इक्वल टू ए। अब देखिए यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे ए स्टार एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू ए। अब आपको बताना है कि ए इंटरसेक्शन एक्स का वैल्यू क्या होगा। जैसे समझिएगा, जैसे सेट एक्स का एलिमेंट था हमारे पास 1 2, और पावर सेट ऑफ एक्स जब हम लोग लिखे थे तो यह था 5 सेट 1 सेट 2 सेट 1, 2, इस तरीके से आया था इसका पावर सेट। तो यहाँ पे पावर सेट में जितना भी एलिमेंट है उसमें आप किसी को ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला है जो ए और बी है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ एक्स में। तो यहाँ पे किसी को भी आप ए मान सकते हैं, किसी को भी आप बी मान सकते हैं। ये जो सेट एक्स का मान है सेट 1, 2, तो ये वाला सेट को हम मानेंगे एक्स। और आपको बात समझ में, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो इसी सेट में रहेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स था, तो एक्स का मान है 1, 2, तो यहाँ पे इसको मानेंगे एक्स। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करके देखिए, जैसे ए की जगह आप कुछ भी रखिए, जैसे 1 रखिए, इंटरसेक्शन लीजिए सेट एक्स के साथ 1, 2 के साथ, तो दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो सेट 1 नहीं आएगा, यानी ए ही ना आ रहा। जैसे ये ए था, ये एक्स था, ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर ए, कंडीशन यही है, ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर ए। तो ए का मान हम सेट 1 लिए हैं और एक्स का मान ये वाला, और दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे पुनः सेट ए ही आना चाहिए, जो कि सही है। अगर आप यहाँ पे 2 को मानते हैं सेट ए, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन सेट 2 ही आएगा। अगर आप 5 लीजिएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए आप 5 ले लिए, 5 इंटरसेक्शन 1, 2, तो यहाँ पे 5 ही आएगा। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कंडीशन को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अरे ए इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे जब आप निकाल रहे हैं तो यही पहला वाला ही सेट आ रहा है ना, यहाँ पे भी देखिए पहला वाला ही सेट, यहाँ पे भी देखिए पहला वाला ही सेट। तो यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन एक्स निकालेंगे तो ए आएगा, यानी पहला वाला सेट, यानी ए इक्वल टू ए। कंडीशन वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, LHS RHS इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं सो एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी शो करना था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बोला है, कह रहा है कि एंड एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। कह रहा है कि एक्स है जो ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट है पी ऑफ एक्स में, यानी इस पी ऑफ एक्स के सेट में जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है वो ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट है, मतलब इसके अलावा और कोई भी इन्वर्टिबल एलिमेंट नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको प्रूव करने बोला है, प्रूव डेट एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स, यही बोला है। तो देखिएगा इन्वर्टिबल का कंडीशन क्या बताए थे, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। आप याद करिए यही था इन्वर्टिबल का कंडीशन, जहाँ बी है जो ए का इन्वर्स होता था,
जहाँ बी जो होता था वो ए का इन्वर्स होता था और ए और बी दोनों सेम सेट में बिलोंग करता था। मतलब अगर ऑपरेशन रियल नंबर पे डिफाइन है तो दोनों रियल नंबर में बिलोंग करेगा, और यहाँ पे ऑपरेशन पी ऑफ एक्स पे डिफाइन है तो दोनों पी ऑफ एक्स में बिलोंग करेगा। आपको आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं लेट, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कैपिटल ए कैपिटल बी के फॉर्म में है, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे एक्स है, तो इसको ऐसे कुछ लिखना होगा इस तरीके से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो एलिमेंट है कैपिटल ए कैपिटल बी के फॉर्म में, तो ए की जगह कैपिटल ए, बी की जगह कैपिटल बी, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेट एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आएगा। और यहाँ पे जो ए और बी है वो कहाँ बिलोंग करेगा? पी ऑफ एक्स में, क्योंकि यहाँ पे जो सेट डिफाइन है वो इसी सेट पे डिफाइन है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन है वो सेट पी ऑफ एक्स पे डिफाइन है, तो ए और बी कहाँ रहेगा? पी ऑफ एक्स में। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, let A belongs to P of X be an invertible element नहीं तो इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। let A belongs to P of X be an invertible element in Px, therefore there exists B which belongs to P of X, यहाँ पे लिख दीजिए बाय डिफिनेशन ऑफ इनवर्स। डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि अगर कोई एलिमेंट ए सेट पी ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है तो उसमें एक एलिमेंट बी भी बिलोंग करेगा, तभी तो वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो पाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं, और यहाँ पे इनवर्स वाला कंडीशन को लेके चलिए, सच डेट ए स्टार बी इक्वल टू ई, और यहाँ पे लिखिएगा वेयर बी इज द इनवर्स ऑफ ए, जहाँ बी है जो ए का इनवर्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार बी इक्वल टू ई के जगह एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स था, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि ई बराबर एक्स फ्रॉम ए भव, ऊपर से ये वैल्यू आया है। अब देखिए ए स्टार बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स आया, मतलब ए और बी दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लीजिएगा तो क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। जैसे समझिए सेट एक्स था 1,2 और पावर सेट ऑफ एक्स था 5 सेट 1 सेट 2 और यहाँ पे एक था 1,2, यही था ना। तो यहाँ पे हमसे बोला, जैसे इसमें हम आपको बताया था कि ए और बी आप किसी को भी मान सकते हैं, और ये वाला जो सेट है वो सेट एक्स था, तो बोला कि दोनों का इंटरसेक्शन सेट एक्स आना चाहिए। जैसे यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सेट एक्स, तो सेट एक्स की जगह इधर 1,2 आएगा बराबर के इस तरफ, और ए और बी का मान अब आप खुद सोचिए कि इसमें से कौन सा ए और बी का मान लीजिएगा ताकि दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे ये वाला वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे आप ए का मान 1 नहीं ले सकते हैं, और मतलब ये तीनों में से कोई भी नहीं ले सकते हैं। आपको ए की जगह भी सेट 1,2 लेना होगा और बी की जगह भी सेट 1,2 लेना होगा, तभी दोनों का इंटरसेक्शन ये आएगा। इसके अलावा कोई भी आप लीजिएगा तो फिर वो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे भी अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको एक्स चाहिए तो ए की जगह भी एक्स लेना होगा और बी की जगह भी एक्स लेना होगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दिस इज ओनली ट्रू व्हेन ए इक्वल टू एक्स एंड बी इक्वल टू एक्स, तभी यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू एक्स आएगा। तो एक्स इंटरसेक्शन एक्स कितना होगा? एक्स होगा, इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर एक्स आ गया। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी का वैल्यू एक्स आया ना,
तो आप बोल सकते हैं सो b बराबर x इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ p ऑफ x। यहाँ पे हमको यही ना शो करना बोला था कि x है जो ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट है p ऑफ x में, तो यहाँ पे आ गया ना। यहाँ पे आप लेट किए थे ना कि जो b है, कहाँ गया, यहाँ पे b है जो a का इन्वर्स है, और b का मान कितना आया है, x आया है, तो वहीं लिखें b बराबर x इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ px। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन फ्रॉम अ सेट 1 2 3 डॉट डॉट n टू इट सेल्फ। यानी यहाँ पे जैसे दो सेट होता है, तो इट सेल्फ का मतलब इस सेट से इसी सेट तक कितना टोटल ऑनटू फंक्शन बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए सेट ए बराबर 1 2 3 डॉट डॉट ये n तक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया है वो सेट ए टू ए ही है। ठीक है, यहाँ पे बोला है ना सेट इतना टू इट सेल्फ, यानी इसी सेट पे ए टू ए। तो यहाँ पे पहले बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 1 से शुरू होगा तो जो लास्ट नंबर रहेगा वही इसका टोटल नंबर होगा। जैसे समझिए अगर 1 से शुरू है 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक गया है, तो इसमें कुल कितना एलिमेंट होगा, तो टोटल 10 एलिमेंट होगा। आप गिन सकते हैं, अगर 1 से शुरू हुआ टोटल लास्ट 50 तक गया तो इसमें टोटल कितना एलिमेंट होगा, तो 50 एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर भी 1 से शुरू हुआ लास्ट n तक गया तो इसमें टोटल n एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जितना एलिमेंट रहेगा उस सेट में उसका फैक्टोरियल ले लेना है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट n था, तो यहाँ पे आपको ले लेना है n का फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल से आपको हम समझाते रहे। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, उसमें दो एलिमेंट है 1 2, और आपसे पूछेगा कि इस सेट ए के लिए टोटल ऑन टू फंक्शन कितना होगा। ठीक है, सेट ए के लिए टोटल ऑन टू फंक्शन कितना होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो, 2 है। तो यहाँ पे जो टोटल इसका ऑन टू फंक्शन होगा तो 2 का फैक्टोरियल लेना होगा, दैट मीन्स 2 × 1, यानी 2 ऑन टू फंक्शन होगा। कौन कौन, जो यहाँ पे हम ड्रा करके दिखाते हैं। ये सेट ए था और यहाँ पे फंक्शन सेट ए से सेट ए की ओर ही डिफाइन है। इधर है 1 2, इधर भी है 1 2, तो इसको मिलाइए 1 को 1 से और 2 को 2 से, तो ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है कि इधर मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज बनना चाहिए। इसको आप एक तरीका से और बना सकते हैं, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 1 2 है, तो 1 को इस बार 2 से मिला दीजिए, 2 को 1 से मिला दीजिए, तब भी ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो ये 2 ही बनेगा, इसके अलावा आप कोई बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 3 का फैक्टोरियल यानी 3 × 2, तो यहाँ पे टोटल 6 आएगा। अब देखिए इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम 6 डायग्राम बना लिए हैं सेट ए टू सेट ए। यहाँ पे टोटल ऑन टू फंक्शन 6 है, तो हम देखेंगे कि जो 6 फंक्शन आएगा ऑन टू वो किस प्रकार का आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहला डायग्राम, पहले तो यहाँ पे इसको सामने सामने मिलाइए, तो ये एक ऑन टू फंक्शन हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको 3 को 3 के साथ रहने दीजिए, यहाँ पे इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो 3 को 3 के साथ मिलाए थे इस लाइन को यहाँ पे ले आइए ऊपर में, और फिर इसको क्रॉस कर दीजिए। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो ये हो गया एक। अब ये जो लाइन यहाँ पे आया था 2 के 2, इसको थोड़ा और ऊपर लाइए, यानी यहाँ पे ले आइए और इसको क्रॉस कर दीजिए। आ रहा बात समझ में, ये भी क्या है, ऑन टू है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 1 को 2 के साथ मिलाइए, 2 को 3 के साथ मिलाइए,
और 3 को O1 के साथ मिलाइए। देखिए ये वाला भी पैटर्न कहीं पे आपको नहीं दिख रहा होगा। और एक पैटर्न और बनेगा इसमें, जैसे इसमें अब इसी को उल्टा कर दीजिए, जैसे 1 और 2 ये नीचे से था ना, तो इसको ऐसे कर दीजिए, 2 को 1 से, 3 को 2 से और 1 को 3 से, इस तरीके का। तो ये भी एक ऑन टू फंक्शन बनेगा। तो इस 6 के अलावा आप और किसी तरीके का फिगर आप बना ही नहीं पाइएगा, तो मैक्सिमम 6 ही बनेगा। तो इस तरीके से ऑन टू फंक्शन निकाला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ पे बोल रहा है लेट एस इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी एंड टी इक्वल टू 1 कोमा 2 कोमा 3। तो कह रहा है फाइंड एफ, यहाँ पे -1 है, यानी एफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू टी इफ इट एग्जिस्ट। कह रहा है कि सेट एक्स दिया है और सेट टी दिया है, तो आपको एफ इनवर्स निकालना है फंक्शन एफ के लिए, जो कि डिफाइन है एस से टी की ओर। और आगे बोला है इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो आप फंक्शन एफ का इन्वर्स भी निकालिए। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकलेगा जब वो फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बारी बारी से। फंक्शन डिफाइन है सेट एस से सेट टी की ओर। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मान लीजिए सेट एस है और ये मान लीजिए सेट टी है। एस का एलिमेंट है ए बी सी, यहाँ से देखिएगा, और टी का एलिमेंट है 1 2 3, और ये हो गया फंक्शन एफ। अब यहाँ पे देखिएगा फंक्शन एफ जो लिखा है ए कॉमा 3, यानी ए का रिलेशन 3 के साथ, ए को 3 से मिला दीजिए, बी का रिलेशन 2 के साथ, तो इसको 2 से मिलाइए, सी का रिलेशन 1 के साथ, तो यहाँ पे इसको 1 से मिलाइए। अब आप देखिए क्या ये फंक्शन इन्वर्सिबल है, मतलब इन्वर्सिबल का मतलब 1 और ऑन टू। तो हम देख रहे हैं ये फंक्शन तो 1 है, क्योंकि इधर सेट एस के सारे एलिमेंट का सेट टी में इमेज बन रहा है डिफरेंट, और सेट टी के भी सारे एलिमेंट का सेट एस में फ्री इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लियरली इट इज बाइजेक्टिव। ये 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसको हम बाइजेक्टिव बोलेंगे। तो हो जाएगा सो इट इज इन्वर्टिबल। और जब ये इन्वर्टिबल है तो आप एफ इन्वर्स निकाल लीजिए। एफ इन्वर्स क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्डर पेयर को उलट कर लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, और एक हो जाएगा 1 कॉमा सी। इस तरीके से आपको एक एफ इन्वर्स निकालना है। अब देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे भी फंक्शन एस टू टी डिफाइन है। ये हो गया सेट एस और ये हो गया सेट टी। यहाँ पे एस का एलिमेंट है ए बी सी, और यहाँ पे 1 2 3, ये फंक्शन एफ है। अब देखिए ए का रिलेशन 2 के साथ, तो ए को 2 से मिलाइए, बी का रिलेशन 1 के साथ और सी का रिलेशन 1 के साथ। अब देखिए ये साफ साफ आपको पता चल रहा है कि ये फंक्शन मेनी वन है, क्योंकि यहाँ पे सेट एस के 2 एलिमेंट का सेट टी में सेम इमेज बन रहा है, बी का भी 1 और सी का भी 1। तो यहाँ पे लिखिए क्लियरली इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो जब बाइजेक्टिव नहीं है तो जाहिर सी बात है इन्वर्सिबल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट इन्वर्सिबल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर क्रॉस आर टू आर एंड ओ आर क्रॉस आर टू आर डिफाइन एज ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी एंड ए ओ बी इक्वल टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब रियल नंबर है। तो कह रहा है सो डैट अ स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। शो करिए कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार है जो कॉम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। फिर बोला है ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी जो ओ है वो एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है। फिर आगे बोला है फर्दर सो डैट फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए स्टार बी ओ सी इक्वल ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। देखिए इसका मतलब बुक में ही लिखा है कि अगर इतना बराबर इतना हो जाए तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ओ के ऊपर,
तो इसके बाद बोला है डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, तो क्या ओ भी स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको नोट कर लीजिए। पहले यहाँ पे हमको शो करना था कि शो डैट अ स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। शो करिए कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार कॉम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को शो करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार को नोट करिए, यह है स्टार आर क्रॉस आर टू आर, और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब दिया है मॉड ऑफ ए माइनस बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही था। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कॉम्यूटेटिव। यहाँ पे आप बताइएगा कॉम्यूटेटिव का कंडीशन क्या होता है। तो ये होता है ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का। तो देखिए हम लोग सबसे पहले LHS को लेकर चलेंगे। तो LHS में ए स्टार बी, और ए स्टार बी का मतलब क्या होता है मॉड ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे हो गया मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब RHS को लेकर चलेंगे बी स्टार ए, तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा मॉड ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा। जैसे ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, तो बी स्टार ए का मतलब बी माइनस ए, यहाँ पे मॉड है तो यहाँ पे भी मॉड आएगा। यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से आएगा। और निगेटिव का मोड क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, यानी दोनों इक्वल ही आ जाएगा। नहीं तो देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो जैसे यहाँ पे बोला है ना कि ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो जैसे आप ए का मान 2 ले लीजिए और बी का मान 3 ले लीजिए और यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, तो -1 और -1 का मॉड 1 आएगा। इधर पुट करिए तो इधर हो जाएगा 2 माइनस 3 और 2 माइनस 3 1 और 1 का मॉड 1। देखिए LHS RHS इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोले थे कि यहाँ पे भी दोनों का मॉड क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेयर ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए का, तो ये हो जाएगा सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव तो शो हो गया। अब हम लोग शो करेंगे एसोसिएटिव। यहाँ पे बोला था कि शो करिए स्टार कॉम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, तो हम लोग निकाल के देखते हैं पता चलेगा है या नहीं है। एसोसिएटिव देखिएगा, एसोसिएटिव का कंडीशन बताए थे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का, और यहाँ पे था फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब था मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो हम लोग LHS को पहले लेकर चलेंगे। तो LHS में है ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो ए स्टार बी की जगह आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी और यहाँ पे स्टार सी। पहले देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे ए मॉड ऑफ ए माइनस बी स्टार सी है, तो इसको कैसे लिखिएगा। तो देखिए जैसे ए स्टार बी को आप क्या लिखते थे, स्टार के जगह आप माइनस देते थे और ए बी तो वैसे ही रहता था और पूरा पे मॉड लगा देते थे। पैटर्न को ध्यान से देखिए नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या करते थे कि स्टार की जगह माइनस ए बी जैसे वैसे ही रखते थे और पूरा पे मॉड लेते थे। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, मतलब स्टार के पहले और स्टार के बाद वाले नंबर को वैसे ही लिखना है और स्टार की जगह आपको माइनस लगा देना है और पूरा पे मॉड ले लेना है, ये आएगा इसका। और आपको बात समझ में, अरे यहीं पे देखिए ना स्टार के पहले और स्टार के बाद जो नंबर है उसको वैसे ही लिखते हैं, स्टार की जगह माइनस और फिर पूरा पे मॉड ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार के पहले था मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो वहीं से लिखें। स्टार के बाद था सी, तो सी स्टार की जगह माइनस और पूरा पे मॉड ले लिए। अब देखिएगा RHS में है ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार अब बी स्टार सी का मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी। ठीक है। अब देखिए अब क्या करना, स्टार के पहले जो है उसको ऐसे ही लिखिए, स्टार के बाद वाले को
वैसे ही लिखिए, स्टार की जगह आपको देना है माइनस और पूरा पे ले लेना है मॉड। तो ये हो गया RHS। अब देखिए क्या LHS और RHS आपस में इक्वल है? आपको साफ साफ दिख रहा होगा LHS RHS आपस में इक्वल नहीं है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इक्वल है कि नहीं है, तो आप एक एग्जाम्पल से भी लेके समझ सकते हैं। जैसे देखिए A B और C क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आप यहाँ पे पुट करिए, जैसे मान लेते हैं लेट A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 4। अब यहाँ पे पुट करिएगा LHS तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 और -4 इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मॉड 2 - 3 तो -1 और -1 का मॉड +1 तो 1 - 4 आएगा। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में? अरे 2 - 3 -1 और -1 का मॉड +1 और फिर 1 - 4 -3 और -3 का मॉड 3। और इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो A की जगह 2 - 3 - 4, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड 2 माइनस और 3 - 4 -1 और -1 का मॉड 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और फिर 2 - 1 1 1 का मॉड 1। तो यहाँ पे देखिए LHS में 3 आ रहा है और RHS में 1 आ रहा है, यानी 3 और 1 आपस में इक्वल नहीं है। डेट मीन्स LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख लेंगे हेंस स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। स्टार तो कॉम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन में, अब हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन ओ को। तो यहाँ पे बोला था ओ R क्रॉस R टू R एंड AOB इक्वल टू A, और यहाँ पे शो करना है कि O है जो एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन O को डिफाइन किया है R क्रॉस R टू R, और यहाँ पे AOB का मतलब क्या है, तो A है, और यहाँ पे A, B बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। तो यहाँ पे आपको शो करना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन O है वो एसोसिएटिव तो है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कॉम्यूटेटिव शो करते हैं। तो कॉम्यूटेटिव का कंडीशन क्या होता है, A यहाँ पे स्टार की जगह O आएगा, AOB इक्वल आना चाहिए BOA का, जैसे A स्टार B इक्वल आना चाहिए B स्टार A का, यही ना आप पढ़े थे। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार नहीं है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार की जगह O है, तो इसी कारण यहाँ पे हम स्टार की जगह O लिए हैं, यानी AOB इक्वल आना चाहिए BOA का। अब देखिएगा एक बार LHS को लेके चलेंगे AOB, तो AOB का मतलब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, A दिया है, तो यहाँ पे A आ जाएगा। फिर RHS को लेकर चलिए यानी BOA, तो यहाँ पे BOA का मतलब क्या होगा, तो देखिएगा AOB का मतलब A था, यानी O के पहले वाले नंबर को यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, AOB का मतलब A, तो A कैसे आया, तो O के पहले वाले नंबर को यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे BOA का मतलब O के पहले वाले नंबर, यानी यहाँ पे B को लिखा जाएगा, यानी BOA का मतलब B है। अब यहाँ पे खुद देख लीजिए LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे लिखिए हेयर AOB नॉट इक्वल टू BOA, तो यहाँ पे हो जाएगा सो O इज नॉट कॉम्यूटेटिव, O कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो इस तरीके से आपको कॉम्यूटेटिव को करना था। अब देखिए एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का कंडीशन था AOB फिर हो जाएगा OC इक्वल टू AOBOC, मतलब स्टार की जगह O लिखें, जैसे A स्टार B स्टार C
इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का, यही ना कंडीशन था। तो यहाँ पे स्टार की जगह ओ है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टार आता है वहाँ वहाँ आपको ओ लिखना है। अब LHS को लेकर चलिए, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा AOB का मतलब ए होता है, तो LHS में AOBOC। तो देखिए AOB का मतलब ए हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AOC। अब AOC का मतलब यहाँ पे O के पहले वाले नंबर को लिखा जाता है, तो O के पहले कौन है, A है, तो AOC का मतलब A होगा। RHS में लेकर चलिए, तो यहाँ पे है AOBOC, तो यहाँ पे हो जाएगा AO और BOC है ना, तो BOC का मतलब क्या होगा, तो O के पहले वाले नंबर को लिखा जाता है, तो यहाँ पे B है तो B आ जाएगा। ठीक है, BOC का मतलब जैसे AOB का मतलब A यानी O के पहले वाले नंबर को लिखा जाता है, तो BOC का भी मतलब B हो जाएगा, O के पहले वाले नंबर। और यहाँ पे AOB का मतलब O के पहले वाले नंबर, डेट मीन्स A आएगा। तो यहाँ पे देखिए LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS, तो हो जाएगा सो इट इज एसोसिएटिव। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेंस ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, आगे क्या बोल रहा था, आगे बोल रहा है फर्दर सो डैट फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे बोला है कि शो करिए A स्टार BOC इक्वल होगा A स्टार BO A स्टार C का, और यदि ये इक्वल आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन O पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख रखे हैं, यहाँ पे दोनों को आपको इक्वल लाना है, और AOB का मतलब A था और A स्टार B का मतलब मॉड ऑफ A माइनस B था। तो देखिए एक बार पहले LHS को लेकर चलिए, तो LHS में है A स्टार BOC, तो यहाँ पे हो जाएगा A स्टार, अब BOC का मतलब B आएगा, AOB का मतलब A यानी O के पहले वाला एलिमेंट, तो यहाँ पे O के पहले कौन है, B है, तो यहाँ पे B आएगा, और A स्टार B का मतलब मॉड ऑफ A माइनस B हो जाएगा। तो ये हो गया LHS। अब देखिएगा RHS में है A स्टार BO A स्टार C। अब देखिए A स्टार B का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ A माइनस B होता है, तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ A माइनस B O, और यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ A माइनस C। पहले देखिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन O आया है, और बाइनरी ऑपरेशन O का मतलब क्या है कि O के पहले वाले नंबर को लिखना है, तो यहाँ पे O के पहले कौन है, O के पहले मॉड ऑफ A माइनस B, तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ A माइनस B। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर O। ये क्वेश्चन में ही बोला था कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि स्टार है जो O के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे पूछा है डज O डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, यानी कह रहा है क्या जो O है वो स्टार के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको चेक करना है, वी हैव टू चेक O इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, क्या O है जो स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि AOB स्टार C इक्वल होना चाहिए AOB स्टार AOC का, यही ना। जैसे यहाँ पे समझिएगा पैटर्न को, आप देखिएगा जैसे A स्टार BOC बराबर A स्टार B फिर O A स्टार C, अगर ये आता है तो स्टार O के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमको चेक करना है कि क्या O है जो स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पे O लिखेंगे और यहाँ पे स्टार लिखेंगे, फिर एक बार AOB और फिर एक बार AOC। अगर इस तरीके का कंडीशन फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि O है जो स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए कि LHS RHS इक्वल आता है या फिर नहीं आता है।
तो LHS में है AOB*C, तो यहाँ पे हो जाएगा AO, अब B*C का मतलब मॉड ऑफ B माइनस सी होगा, और O का मतलब क्या होता है, O के पहले वाले नंबर को लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि O के पहले A है, तो यहाँ पे A आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा RHS को, तो यहाँ पे है AOB*AOC। अब देखिए AOB का मतलब O के पहले वाले नंबर को लिखना है, यानी A*, और AOC का मतलब O के पहले वाला यानी A। अब A*A का मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ A माइनस A, और मॉड ऑफ A माइनस A का मतलब मॉड ऑफ 0, 0 का मॉड 0। तो यहाँ पे देखिए LHS में A आया है और RHS में 0 आया है, यानी हम बोल सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब हुआ सो O इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर स्टार, यानी O है जो स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है।